Hello everyone, welcome back to the channel Super Diamond Knowledge. You know very well guys that in our previous video lectures we discussed or analyzed the answer keys of Chandigarh PRT and TGT Special Educator exams various section, and in our today's video lecture we are going to discuss the answer key of teaching methodology or aptitude section in this very video. तो ये पार्ट ई है जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से लेके आगे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टीचिंग मैथडोलॉजी के क्वेश्चन हैं और हम इन्हीं को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको लगता है कि इन वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हो रही है 1% भी अगर आपको लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी जो फीडबैक है उसको कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर करने से कुछ भी नहीं जाता बट हमको मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और भी ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोज़ प्रोवाइड करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। जो क्वेश्चन नंबर 21 है गाइज वो देखिए क्या कहता है। भारतीय पुनर्वास परिषद का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो आरसीआई है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दिव्यांग लोगों के लिए खेलों को बढ़ावा देना, पुनर्वास और विशेष शिक्षा कार्यक्रमों को विनियमित और मानकीकृत करना, विकलांगताओं पर चिकित्सा अनुसंधान करना, दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुनर्वास और विशेष शिक्षा कार्यक्रम को विनियमित करना, उनको रेगुलेट करना। ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट आंसर है। जो इनका उद्देश्य क्या है कि जो विशेष शिक्षा कार्यक्रम है उनको रेगुलर किया जाए और उनको मानकीकृत किया जाए। इनको एक प्रकार से पुनर्वास ਅਤੇ विशेष शिक्षा प्रोग्रामां ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ मानकीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय पुनर्वास परिषद है जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? आरसीआई कब एस्टैब्लिश की गई थी? 1965, 1672, 1986, 1992। क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1986 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। आरसीआई की स्थापना 1986 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। डिस्कैल्कुलिया से पीड़ित व्यक्तियों में सीखने का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित होता है? डिस्कैल्कुलिया पढ़ना, लेखन, गणित, सामाजिक कौशल। गाइस आपको इस जो ये वर्ड है डिस्कैल्कुलिया इसमें कैलकुलेशन वर्ड आता है, इसको ट्रिक बना करके याद रख सकते हो। कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन किस में करते हैं हम? गणित में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि जो डिस्कैल्कुलिया होता है उसमें गणित से पीड़ित व्यक्तियों को सीखने में प्रॉब्लम फेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 64। ध्यान अभाव अतिष्क्रियता विकार यानी कि एडीएचडी यानी कि वाले छात्रों की विशिष्ट विशेषता क्या है? सुदृढ़ संगठनात्मक कौशल, कार्यों पर हाइपर फोकस, आवेग और ध्यान बनाए रखने में कठिनाई, उत्कृष्ट दीर्घकालिक स्मृति। जो ये होता है एडीएचडी यानी कि हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है, ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसेक्टिव इसकी फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में। और इसमें इसकी क्या विशेषता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं वो आवेग और ध्यान बनाए रखने में उनको कठिनाई फेस होती है, वो एक जगह से टिक करके नहीं बैठ सकते। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चा एडीएचडी से पीड़ित होगा वो एक जगह पर क्लास में टिक कर नहीं बैठेगा, ऐसे ही वो कुछ न कुछ एक्टिविटी करता ही दिखेगा, ऐसे ही हाथ पैर मारता दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 65। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के सामने आने वाले संभावित सामाजिक भावनात्मक चुनौती क्या है? जो सीखने में अक्षम बालक है, जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम है, उनको क्या सामाजिक भावनात्मक चुनौती का सामना करना पड़ता है? अत्यधिक आत्मविश्वास। जब बच्चे को सामाजिक भावनात्मक चुनौती फेस करना पड़ रहा है उसको और वो सीखने में अक्षम है तो उसमें आत्मविश्वास तो हो ही नहीं सकता। मित्र बनाने में कठिनाई, अतिष्क्रियता, उत्कृष्ट समस्या समाधान कौशल। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि उसको दोस्त बनाने विच मुश्किल फील होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मित्र बनाने में उसको कठिनाई फील होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 66। सीखने की क्षमताओं के संदर्भ में आईईपी जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है उस शब्द का क्या तात्पर्य है? एलर्जी वाले छात्रों के लिए एक आहार योजना,
दिव्यांग छात्रों के लिए सीखने की जरूरतों और अनुदेशात्मक योजना की रूपरेखा तैयार करने वाली एक योजना। गतिशीलता चुनौतियों वाले छात्रों के लिए एक शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम। उन्नत शिक्षार्थियों के लिए एक पाठ्यक्रम मार्गदर्शिका। क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि जो ये IEP है योजना, इसका क्या तात्पर्य है, यानी कि दिव्यांग छात्रों के लिए सीखने की जरूरतों और अनुदेशात्मक योजना की रूपरेखा तैयार करने वाली एक योजना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 67। डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्रों को पढ़ाने में सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता। डिसलेक्सिया क्या होता है गाइज, जिनको रीडिंग डिसऑर्डर होते हैं कि पढ़ने में वो कठिनाई फील करते हैं, यानी कि उनको क्या प्रॉब्लम होती है, वो सा को क्या पढ़ लेते हैं, वो सा को वाज पढ़ लेते हैं, डी को वो बी पढ़ लेते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम उन बच्चों को होती है। उनको जो ये प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया से जो पीड़ित बच्चे हैं, उनको पढ़ाने में कौन सा हस्तक्षेप आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। शारीरिक प्रशिक्षण, ध्वन्यात्मक जागरूकता, भाषा प्रसंस्करण या फिर व्यवहार संशोधन। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है। यानी कि जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है उसको फिजिकली ट्रेन करके क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। ध्वन्यात्मक जागरूकता, इससे बिल्कुल उनको पढ़ाया जा सकता है। यानी कि ध्वनि से संबंधित उनको बोलने में कठिनाई हो रही है, पढ़ने में स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, स्पेलिंग गलत पढ़ लेते हैं, उसको मिसस्पेल्ड कर देते हैं। भाषा प्रसंस्करण ये भी उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और व्यवहार संशोधन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर देम। बट शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल ट्रेनिंग का उनके ऊपर कोई ज़्यादा का बिल्कुल भी मतलब इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमको ये पूछा गया था कि जिसका उपयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 68। विकलांगता अधिकारों के संदर्भ में PWD का पूर्ण रूप क्या है। What is the acronym PWD stand for in the context of disability right? यानी कि विकलांगता अधिकारों के संदर्भ में जो PWD है उसकी फुल फॉर्म हमको पूछी गई है। हमको पता है कि उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर बी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। सर्व शिक्षा अभियान मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा पर वो फोकस करता है और ये 2010 में लागू किया गया था। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 70। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रशिक्षित करना, शिक्षा में अनुसंधान का समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर जो 70 है गाइस, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि सभी बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना। शिक्षा तक हर एक बच्चे की पहुंच हो, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। सर्व शिक्षा अभियान का ये मुख्य लक्ष्य है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो हर एक बच्चे को दी जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 71। कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण प्राय अन्वेषण शिक्षण और छात्र केंद्रित गतिविधियों से जुड़ा होता है। निगमनात्मक शिक्षण या फिर आगमनात्मक शिक्षण, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि जो आगमनात्मक शिक्षण यानी कि इंडक्टिव टीचिंग। इंडक्टिव टीचिंग में क्या होता है, पहले बच्चे को एग्जाम्पल दिए जाते हैं, एग्जाम्पल से उसको रूल्स की तरफ ले जाया जाता है। यानी कि जो ये एग्जाम्पल टू रूल मेथड है, उदाहरण से नियम की ओर आगमन जो शिक्षण है वो छात्र केंद्रित होता है। लेकिन जो निगमनात्मक होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है। तो हमको छात्र केंद्रित पूछा गया था। और जिसमें अन्वेषण होता है, अन्वेषण यानी कि समथिंग डिस्कवरी लर्निंग, यानी कि खोजी अधिगम, यानी बच्चे कुछ खोजते हैं खुद से। तो ये एग्जाम्पल टू रूल लिया जाता है, उदाहरण से नियम की ओर इसमें जाया जाता है। और ये स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, लर्नर सेंट्रिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और जो ये निगमनात्मक है जिसको डिडक्टिव टीचिंग बोलते हैं, ये टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर सेंट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 72। निगमनात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। निगमनात्मक शिक्षण यानी कि जो डिडक्टिव टीचिंग है,
जिसमें नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है, रूल टू एग्जाम्पल। रूल टू एग्जाम्पल यानी कि हम इसको रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, और जो है इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आप सभी को बता रही हूँ, जिसमें हम रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, इसको रेड के नाम से हम, जो ये रेड है वर्ड, इससे इसको याद कर सकते हैं। यानी कि RED, R फॉर रूल, E फॉर एग्जाम्पल, D फॉर डिडक्टिव। यानी कि रूल टू एग्जाम्पल जिसमें जाते हैं वो डिडक्टिव होती है, और जिसमें एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं वो इंडक्टिव होती है। इसका क्या उद्देश्य होता है? विवेचनात्मक सोच और अन्वेषण को प्रोत्साहित करना। ये तो गाइस जो आगमनात्मक होता है उसमें होता है। छात्रों को स्वयं सिद्धांतों की खोज करने के लिए मार्गदर्शन करना। विद्यार्थियों को विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य सिद्धांत लागू करना सिखाना। यानी कि बच्चों को पहले एक प्रकार से सिद्धांत लागू करना सिखाया जाता है, उसके बाद उनको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 73। सुकराती शिक्षण पद्धति की प्राथमिक विशेषता क्या है? शिक्षक केंद्रित निर्देश, व्याख्यान आधारित दृष्टिकोण, प्रश्नोत्तरी संवाद, मल्टीमीडिया संसाधनों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 73 है गाइस, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 73 का, वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि प्रश्नोत्तरी संवाद इसकी एक विशेषता है सुकराती पद्धति की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 74। फ्लिप्ड क्लासरूम शिक्षण पद्धति में क्या शामिल है? पारंपरिक व्याख्यान प्रारूप, कक्षा के बाहर अनुदेशात्मक सामग्री प्रदान करके और गतिविधियों और चर्चा के लिए कक्षा के समय का उपयोग करके पारंपरिक शिक्षण मॉडल को उलट देना, निर्देश के लिए विशेष रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, सहयोग के बिना व्यक्तिगत सीखने पर जोर देना। क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कक्षा के बाहर अनुदेशात्मक सामग्री का प्रदान करके गतिविधियों और चर्चा के लिए कक्षा के समय का उपयोग करके पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको पलट देना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 75। कौन सी शिक्षण रणनीति विविध क्षमता वाले छात्रों के बीच सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देती है? वैयक्तिक निर्देश, सहकर्मी शिक्षण, सख्त व्याख्यान प्रारूप या फिर प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सहकर्मी शिक्षण, पीयर ट्यूशन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसमें ही क्या होता है, छात्रों के बीच सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देता है वो। सख्त यानी कि जहाँ पर स्ट्रिक्टनेस आ गई वहाँ पर तो बिल्कुल भी बच्चों के बीच कोई सहयोग नहीं हो पाएगा। प्रतिस्पर्धी, हमने कंपटीशन की भावना तो लानी ही नहीं है। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देके कोई फ़ायदा नहीं। सहकर्मी यानी कि इसमें कई बच्चे एक साथ सीखेंगे तो उनके बीच सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। समावेशी सेटअप में विभेदित निर्देश में क्या शामिल है? सभी छात्रों के लिए समान सीखने के अनुभव प्रदान करना, विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षण विधियों और सामग्री को अपनाना, दिव्यांग छात्रों को सीखने की प्रक्रिया से बाहर करना जहाँ पे उनको एक्सक्लूजन हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज परीक्षण यानी कि मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर करना, ये भी बिल्कुल गलत, यानी कि जो टेस्ट बना दिए गए हैं सिर्फ उनके ऊपर ही डिपेंड रहना। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षण विधियों और सामग्री को अपनाना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 77। विभेदित निर्देश में विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए डैश शिक्षण विधियां और सामग्री शामिल है? उपेक्षा, अनुकूलन, प्रतिबंधक या फिर मानकीकरण। क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि एडेप्टेशन, अनुकूलन शिक्षण विधियां और सामग्री उसके अंदर शामिल होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भारत में DPEP यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वो किस वर्ष में शुरू किया गया था? हमको ईयर पूछी गई है, 1986, 1994, 2000 या फिर 2010। क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ये 1994 में शुरू किया गया था, इन 1994। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए डैश में POA अधिनियमित किया गया था, यानी कि जो POA है वो कब अधिनियमित किया गया था? 1975, 1985, 1992
या फिर 2005। क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1992। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भारत में विकलांग व्यक्ति अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार में डैश का आरक्षण अनिवार्य करता है, यानी कि शिक्षा और रोजगार में उनको कितने % का रिजर्वेशन दिया गया है, 5%, 10%, 15% या फिर 3%। क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 3%, यानी कि 3% का उनको आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। मानसिक स्वास्थ्य विकार किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन में सोचने, महसूस करने और डैश की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, यानी कि जिस बच्चे को मेंटली वो हेल्दी नहीं है, उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसको एक तो दैनिक जीवन में सोचने में प्रॉब्लम आती है, कि महसूस करने में, और किस चीज़ में को वो अफेक्ट करता है, वो किस चीज़ में उस पर प्रभाव डालता है, सोने में, खाने में, कार्य करने में, या दैनिक जीवन में मेलजोल बढ़ाने में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि जो मेंटली हेल्दी नहीं है उसको दैनिक जीवन में मेलजोल बढ़ाने में, यानी कि सोशलाइजेशन में उसको प्रॉब्लम फील होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। UNCRPD को कब अपनाया गया था, किस वर्ष अपनाया गया था? 13 दिसंबर 2006, 13 दिसंबर 2007, 13 दिसंबर 2008, 13 दिसंबर 2009। क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर ए है। और जो ये क्वेश्चन है गाइज रिपीट हुआ है, ये TGT में भी हमने देखने को मिला था और PRT में भी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क ऑन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। UNCRPD को 13 दिसंबर 2006 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 83। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है और इसे शिक्षा के 3 प्रमुख सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहुंच, समानता और गुणवत्ता, पहुंच, समानता और मात्रा, समानता, उपलब्धता और साधन संपन्न, या फिर सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि पहुंच, समानता और गुणवत्ता, यानी कि एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी और क्वालिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षमता का उच्चतम स्तर है? जानना, समझना, मूल्यांकन करना है, विश्लेषण करना। जो सबसे हाईएस्ट लेवल इसका समझा जाता है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि एनालाइज करना, विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है? स्कूल में बुनियादी सुविधाएं, कि बच्चों को अच्छे बेंच प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अच्छे कंप्यूटर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, या फिर जो कक्षा प्रणाली है वो, पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री वो, या फिर छात्र उपलब्धि स्तर। जो स्कूल की गुणवत्ता शिक्षा है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण संकेतक होता है वो छात्र का उपलब्धि स्तर होता है, कि वो छात्रों के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाए हैं। इसी से पता चलता है कि स्कूल कितना अच्छा है, वो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो उसका मेंटल लेवल है, उसको वो कहाँ तक लेकर पहुंचे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? दिव्यांग व्यक्ति के लिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए, वरिष्ठ जन के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि दिव्यांग व्यक्ति के लिए न्यूनतम, यानी कि कम से कम उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएं, वो वातावरण दिव्यांग व्यक्ति को प्रोवाइड करवाया जाए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। कक्षा में प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थियों को कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए? बिल्कुल गलत। यानी कि बच्चे जब भी क्वेश्चन पूछे तो उनको तुरंत ही आंसर बताने की कोशिश करनी चाहिए और उनको और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब बच्चे ने कोई क्वेश्चन पुट किया है तो चर्चा में भाग लेने क्या फ़ायदा, उसको आंसर मिलना चाहिए उस क्वेश्चन का। प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा, यानी कि बच्चे को और भी ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो क्लास में प्रश्न पूछने को जारी रखे। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है?
दक्षता, ज्ञान, परिपक्वता या फिर शारीरिक संरचना। जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर है। नहीं, सीखने का परिणाम, सीखने से हम दक्ष भी होते हैं, कॉम्पिटेंसी भी हमें आती है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और हम एक प्रकार से मेच्योर भी होते हैं। लेकिन हमारी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सीखने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम एवं सक्रिय बनाया जाता है? चर्चा विधि में, बद्ध सत्र विधि में, विचार मंथन सत्र विधि में या फिर परियोजना विधि में? क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे को सक्रिय बनाया जाता है। बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दे करके, यानी कि बच्चा उसके अंदर बिजी रहेगा। चर्चा विधि में जरूरी नहीं कि सभी बच्चे चर्चा में भाग लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट मेथड है उसमें सभी बच्चे बिजी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? शिक्षक का आंतरिक नियंत्रण और शिक्षार्थी प्रेरणा, शिक्षक का जीवनी संबंधी डेटा और सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में शिक्षार्थी की रुचि, और शिक्षक की आत्म प्रभावकारिता और विषय के बारे में शिक्षक का ज्ञान, प्रबंधन और निगरानी में शिक्षक का कौशल। क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि वो कितना ज़्यादा मैनेज कर पा रहा है इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो उसका आंतरिक नियंत्रण है और शिक्षार्थियों को कितनी प्रेरणा दे पाता है ये शिक्षण को प्रभावित करता है। और जो सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में शिक्षार्थी की चर्चा है उसकी रुचि भी प्रभावित करती है, और विषय के बारे में शिक्षक का ज्ञान ये भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। देखिए, मातृभाषा में निर्देश के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सकता है, यानी कि जब हम बच्चे को मातृभाषा में उसकी मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दें तो क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकता है? यस, बिल्कुल, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, बिल्कुल हम सहमत हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। शिक्षा में आईसीटी के एकीकरण के संबंध में एनईपी 2020 में डैश अनुशंसित नहीं है। व्यक्तिगत और अनुकूली शिक्षा को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है ये। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, ये भी बिल्कुल सही है। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करना, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड हैं उनको ही मजबूत किया जाए, ये इसके अनुसार सही नहीं है, यानी कि नई शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए, जो पुरानी है उनको त्याग देना चाहिए। जो पुरानी शिक्षण की रणनीतियाँ हैं वो टीचर ओरिएंटेड है, वो टीचर सेंट्रिक है, उनमें स्टूडेंट्स को या फिर लर्नर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो ये बात एनईपी 2020 में अनुशंसित नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 93। शिक्षक का व्यवहार डैश होना चाहिए, प्रशासनिक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या फिर निर्देशात्मक? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो शिक्षक का व्यवहार है वो आदर्शवादी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 94। विषय धाराओं के संदर्भ में एनईपी 2020 का मुख्य फोकस क्या है? याद रखने की क्षमता को बढ़ावा देना, बिल्कुल गलत। वो ये जो मेमोराइजेशन है यानी कि रट्टाफिकेशन है उसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते। विषयों का कठिन पृथक्करण, यानी कि सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग कर दें उनके, नहीं, सब्जेक्ट यानी कि विषय में जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। रटना सीखना यानी कि रटकर सीखना, विषयधारा प्रभागों से दूर जाना, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि विषयधारा प्रभागों से दूर जाने की, बच्चों को छूट देना, वो जो भी सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। यानी कि मूविंग अवे फ्रॉम सब्जेक्ट स्ट्रीम डिवीजन, यानी कि जो सब्जेक्ट सरकार डिसाइड करती है, कोई भी संस्था डिसाइड करती है कि बच्चे को यही सब्जेक्ट लेने हैं, तो वो चीज़ इसमें अनुशंसित नहीं है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 95। किसी कक्षा में किसी छात्र के अवांछनीय व्यवहार को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? छात्र को दंडित करके, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। इसे माता पिता को ध्यान में लाना, गलत। अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचार प्रदान करना, बिल्कुल सही। यानी कि उसका रीजन पता करो कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो किस वजह से ही ऐसे अनडिजायरेबल बिहेवियर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, और फिर उसका उपचार करना, उसकी रेमेडी करना। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, डैश एक आंतरिक स्थिति को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों को लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में संलग्न होने के लिए प्रेरित करती हैं। योग्यता, संबद्धता, प्रेरणा,
या फिर आत्म साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 96 है जो गाइस, उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेरणा। प्रेरणा एक ऐसी आंतरिक स्थिति है जो व्यक्तियों को लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने में संलग्न होने के लिए प्रेरित करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी। जानकारी प्रदान करना, गलत। सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना के लिए तो गूगल है ही। नई पाठ्य पुस्तकें विकसित करना, नहीं, इसके लिए एनसीईआरटी है। छात्रों का मार्गदर्शन करना, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को गाइड करना। गाइडिंग स्टूडेंट में जो टीचर का रोल होगा वो यही होगा कि छात्रों का वो मार्गदर्शन करे। क्वेश्चन नंबर 98, उभरते भारतीय समाज में प्रौद्योगिकी को कक्षाओं में कैसे एकीकृत किया जा रहा है। कक्षाओं में प्रौद्योगिकी के सीमित उपयोग से, सीखने की सुविधा के लिए डिजिटल उपकरणों के व्यापक उपयोग, सीखने की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं, प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल परीक्षाओं के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर रहेगा गाइस, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीखने की सुविधा के लिए डिजिटल उपकरणों का व्यापक उपयोग, यानी कि उसके उपयोग को लिमिटेड नहीं करना, उसको सीमित नहीं करना है। कोई भी उपयोग नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। केवल जहाँ पे आ गया वो हमको बिल्कुल नेगेटिव सेंस दे रहा है कि केवल परीक्षाओं के लिए किया जाए, गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, तेजी से बदलते भारतीय समाज में स्कूल प्रशासक वर्तमान में अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भागीदारी को किस प्रकार महत्व देते हैं। न्यूनतम भागीदारी नहीं, कम से कम उनकी भागीदारी होती है। सक्रिय भागीदारी और सहयोग, बिल्कुल सही, उनकी जो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है और कोऑपरेट करते हैं वो। माता पिता की भागीदारी के लिए कोई भी समर्थन नहीं, गलत। प्रशासनिक मुद्दों पर सीमित, लिमिटेड नहीं है वो, सक्रिय भागीदारी है उनकी और वो सहयोग भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 100, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देता है। एक आकार के सभी के लिए उपयुक्त अनुदेश, एक कक्षा में सभी छात्रों की विविध सीखने की जरूरतों को पूरा करना, पारंपरिक शिक्षण विधियों की कड़ाई से पालन, केवल उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों के विविध सीखने की जरूरतों को पूरा करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, समावेशी कक्षा परिवेश में शिक्षक की क्या भूमिका है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुशासन को सख्ती से लागू करना, गलत स्टेटमेंट। सभी विद्यार्थियों को समान निर्देश, यानी कि सभी के लिए यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस, गलत। एक समावेशी और सहायक शिक्षण वातावरण की सुविधा प्रदान करना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एक इंक्लूसिव और बड़ा ही सहायक शिक्षण वातावरण की सुविधा प्रदान करना, ये शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आंसर है गाइस क्वेश्चन नंबर 102, सामग्री डिजाइन करते समय संरेखण शब्द का क्या अर्थ है। सामग्री को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना, यह सुनिश्चित करना कि सामग्री सीखने के उद्देश्यों से मेल खाती हो, अनावश्यक विवरण जोड़ना, सामग्रियों की प्रासंगिकता को अनदेखा करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यह सुनिश्चित करना कि सामग्री सीखने के उद्देश्यों से मेल खा रही है या नहीं, जो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल उसमें यूज़ कर रहे हैं क्लास में, वो उनसे रिलेटेड भी है या नहीं, उनके उद्देश्यों से मेल खा रहा है या नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रक्षेपित शिक्षण अधिगम सामग्री का एक प्रकार है। कंप्यूटर सिमुलेशन, वीडियो, व्हाइट बोर्ड या फिर इंटरेक्टिव ऐप। क्वेश्चन नंबर 103 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि व्हाइट बोर्ड एक गैर प्रक्षेपित शिक्षण अधिगम सामग्री का, नॉन प्रोजेक्टेड है ये, व्हाइट बोर्ड का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग छात्रों के लिए एक मोटर कौशल सहायक प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, अनुकूली कीबोर्ड और माउस, शैक्षिक पॉडकास्ट। क्वेश्चन नंबर 104 का जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइस वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि अनुकूली कीबोर्ड और माउस। जो ये है गाइस वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, ये क्या होता है, इसको VR हेडसेट भी बोलते हैं। और ये क्या है, इट इज़ ए हेड माउंटेड डिवाइस
अपने सिर पर पहनने वाली एक डिवाइस है दैट प्रोवाइड्स वर्चुअल रियलिटी फॉर द वियरर। ये पहनने वाले को बिल्कुल ऐसा लगता है कि प्रकार से दूरबीन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ऐसा लगता है कि देखने वाले को, जिसको भी पहनी हुई है ये VR हेडसेट, वो बिल्कुल रियल चीज़ें ही देख रहा है उसकी आंखों के सामने। VR headset are widely used with VR video games, but they are also used in other applications including simulators and trainers. नेक्स्ट है गाइज स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्या होता है गाइज? ये स्पीच टू टेक्स्ट इज अ स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर। ये स्पीच पहचानने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है that enables the recognition and translation of spoken language into text through कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। यानी कि जो हम बोलते हैं वॉइस टाइपिंग एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पीच रिकग्निशन और कंप्यूटर स्पीच रिकग्निशन। नेक्स्ट है गाइज जो इसमें ये दिया गया है अडेप्टिव कीबोर्ड एंड माउस, जिसकी बात हम करें अनुकूली कीबोर्ड और माउस। ये क्या होता है? फॉर समवन विद मोटर इम्पेयरमेंट, यानी जिसको मोटर इम्पेयरमेंट होती है, शारीरिक विकलांग छात्रों के लिए मोटर कौशल सहायक प्रौद्योगिकी का एक यंत्र होता है ये। एंड अडेप्टिव कीबोर्ड वुड हैव रेज्ड एरियाज बिटवीन कीज, यानी कि जैसे ब्रेल लिपि में डॉट्स के साथ अक्सर ऊपर उभरे होते हैं, वैसे ही इसमें रेज्ड एरिया होता है बिटवीन कीज, मेकिंग इट ईजियर टू फाइंड एंड प्रेस कीज, ताकि वो जो कीज है उनको आसानी से प्रेस किया जा सके। और जो ये गाइज शैक्षिक पॉडकास्ट क्या होता है, ये एक प्रकार से गाइज एजुकेशनल पॉडकास्ट फॉर एनीवन हु वांट्स टू लर्न थ्रू ऑडियो लेक्चर। शैक्षिक पॉडकास्ट एक प्रकार से ऐसा होता है जिसमें कोई भी है जो ऑडियो लेक्चर के थ्रू सीखना पसंद करता है, डिस्कशन के थ्रू या फिर इंटरव्यूज़ के थ्रू, ये होता है शैक्षिक पॉडकास्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है अनुकूली कीबोर्ड और माउस, यानी कि अडेप्टिव कीबोर्ड एंड माउस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन नंबर 105। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में ICT का उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? मनोरंजन, व्यक्तिकृत शिक्षण, बाहरी गतिविधियां या फिर सामाजिक कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 105 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि व्यक्तिकृत शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 106। विशेष शिक्षा के संदर्भ में क्रियात्मक अनुसंधान और पारंपरिक अनुसंधान से किस प्रकार भिन्न है? क्रियात्मक अनुसंधान सिद्धांत पर केंद्रित है, जबकि जो पारंपरिक अनुसंधान वो अभ्यास पर केंद्रित है। क्रियात्मक अनुसंधान में चिकित्सकों द्वारा सक्रिय भागीदारी और प्रतिबिंब शामिल हैं। पारंपरिक अनुसंधान विशेष रूप से बाहरी विशेषज्ञों पर निर्भर करता है। क्रियात्मक अनुसंधान विशेष शिक्षा सेटिंग लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान में चिकित्सकों जो प्रैक्टिशनर है उनके द्वारा एक्टिव पार्टिसिपेशन किया जाता है और उसमें प्रतिबिंब शामिल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 107। UDL के 3 मुख्य सिद्धांत क्या हैं? जो इसके 3 मेन प्रिंसिपल हैं वो क्या है? व्हाट आर द 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ UDL? एक रूपता, सरलता, अनुकूलता, प्रतिनिधित्व, जुड़ाव, अभिव्यक्ति, बहिष्करण, विशेषज्ञता, अनुरूपता, फिर सीमा, पृथक्करण, कठोरता। क्वेश्चन नंबर 107 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि प्रतिनिधित्व, जुड़ाव, अभिव्यक्ति, रिप्रेजेंटेशन, इंगेजमेंट एंड एक्सप्रेशन। ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि रिप्रेजेंटेशन, इंगेजमेंट एंड एक्सप्रेशन। ये TGT के जो स्पेशल एजुकेटर एग्जाम था चंडीगढ़ का, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था UDL से रिलेटेड, और NEP से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आगे जो अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो NEP, UDL जो ये टॉपिक हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें। क्रियात्मक अनुसंधान प्रक्रिया में प्लान डू स्टडी एक्ट चक्र का क्या महत्व है? यह एक बार के दृष्टिकोण पर जोर देता है। यह निष्कर्षों के आधार पर समायोजन को हतोत्साहित करता है। यह निरंतर सुधार और परिष्कार को बढ़ावा देता है। यह पेशेवर को अनुसंधान चक्र से बाहर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 108 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि निरंतर सुधार और परिष्कार को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 109। UDL के संदर्भ में मूल्यांकन प्रक्रिया में निरूपण शब्द का क्या अर्थ है? छात्रों को समझ प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न तरीके प्रदान करना, ऐसी परीक्षाएं डिजाइन करना जो सभी छात्रों के लिए एक समान हो। कभी भी यूनिफॉर्म जो है डिज़ाइन वो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बच्चों का लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही उनके एग्जाम्स भी होने चाहिए। छात्रों को जानकारी कैसे प्रस्तुत की जाए इसका विकल्प प्रदान करना, कुछ विद्यार्थियों को मूल्यांकन से बाहर करना। क्वेश्चन नंबर 109 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर ए है,
यानी कि छात्रों को समझ प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न तरीके प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 110। शिक्षक यूडीएल के ढांचे के भीतर निर्देश में अंतर कैसे कर सकते हैं? निर्देश के केवल एक तरीके का उपयोग करके, सभी छात्रों के लिए समान सीखने के अनुभव प्रदान करके, व्यक्तिगत छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए निर्देश तैयार करके, या फिर दिव्यांग छात्रों को कुछ गतिविधियों से बाहर रखकर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइज वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि व्यक्तिगत छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्देश तैयार करके। निर्देश केवल एक ही तरीके से नेगेटिव सेंस दे रहा है, गलत। सभी छात्रों के लिए समान सीखने का अनुभव, ये भी गलत। और बाहर करना, एक्सक्लूजन तो कहीं भी है ही नहीं, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करती है एनईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। कौन सा राष्ट्रीय कानून दिव्यांग बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसरों को अनिवार्य बनाता है? मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम, विकलांग व्यक्ति अधिनियम, या फिर भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 111 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि पीडब्ल्यूडी, विकलांग व्यक्ति अधिनियम। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट होता है ये, जो सभी बच्चों के लिए, सभी दिव्यांग बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसरों को अनिवार्य बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। दिव्यांग बच्चों की परिभाषा क्या है? वे बच्चे जो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं, वे बच्चे जो शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट हैं, दिव्यांग बच्चे जो अपनी गतिविधियों में सीमित होते हैं, पूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य वाले बच्चे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि दिव्यांग बच्चे जो अपनी गतिविधियों में सीमित होते हैं, उनको कोई भी एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम जो आईईपी है उसकी क्या भूमिका है? यह सभी छात्रों के लिए एक मानकीकृत परीक्षा है। यह एक दिव्यांग बच्चे की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई योजना है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें दिव्यांग बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। यह केवल शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 113 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि दिव्यांग बच्चों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई एक योजना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकलांगता का एक उदाहरण है? अदूरदर्शिता, डाउन सिंड्रोम, टूटा हुआ पैर, या फिर एलर्जी प्रतिक्रिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम विकासात्मक विकलांगता का एक उदाहरण है। गाइज बेसिकली होता क्या है, ये एक डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और वो कैसे होता है? इट इज कोज्ड व्हेन एबनॉर्मल सेल डिवीजन रिजल्ट इन एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम क्रोमोसोम 21, जिसको ट्राइसोमी 21 भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो ये डाउन सिंड्रोम है यही डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के संदर्भ में विभेदित निर्देश का प्राथमिक फोकस क्या है? सभी छात्रों के लिए समान शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, निश्चित पाठ्यक्रम का कड़ाई से पालन करना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तदनुकूल निर्देश देना, कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना। क्वेश्चन नंबर 115 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तदनुकूल निर्देश देना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। पाठ्यक्रम संशोधन के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग शब्द का तात्पर्य क्या है? पाठ्यक्रम से सभी चुनौतियों को दूर करना, छात्रों को सफल होने में मदद करने के लिए अस्थायी जो सहायता प्रदान करना, छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को नज़रअंदाज करना, कठोर शिक्षण विधियों पर टिके रहना। जो स्कैफोल्डिंग होती है ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें छात्रों को सफल होने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायता उनको प्रोवाइड की जाती है, एक टेम्पोरेरी हेल्प उनको दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। समूह शिक्षण में सुविधाकर्ता के साथ आमतौर पर कौन सी भूमिका जुड़ी होती है? प्रत्यक्ष निर्देश प्रदान करना, चर्चाओं को नियंत्रित और निर्देशित करना, प्रतिस्पर्धी माहौल बनाना, सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन और समर्थन करना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन और समर्थन करना। ये सुविधाकर्ता के साथ भूमिका जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 118।
निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिक्षण की संभावित चुनौती है? सीमित छात्र व्यस्तता, कम सामाजिक संपर्क, सजातीय सीखने के अनुभव, शिक्षक के लिए कार्यभार की कमी। क्वेश्चन नंबर 118 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है सीमित छात्र व्यस्तता। जब ग्रुप टीचिंग होगी, यानी कि दो या ज़्यादा टीचर आके क्लास में पढ़ाएंगे, तो फिर ये हो सकता है कि लिमिटेड स्टूडेंट ही इंगेज रहे उनके साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, प्रौद्योगिकी को सहयोगात्मक शिक्षण और संसाधन कक्षों में कैसे शामिल किया जा सकता है? पारंपरिक शिक्षण विधियों को बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी से परहेज करके, शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच को सीमित करके, निर्देश और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके, छात्रों को डिजिटल शिक्षण उपकरणों से अलग करके। क्वेश्चन नंबर 119 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि निर्देश और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को एकत्रित करके। क्वेश्चन नंबर 120, साधन कक्षों के बारे में आम गलतफहमी क्या है? वे केवल गंभीर विकलांगता वाले छात्रों के लिए है। प्रत्येक विशेष और समावेशी स्कूल में संसाधन सीखने के स्थान होते हैं, बिल्कुल सही है ये। इन कक्षाओं में विशेष शिक्षा शिक्षकों को कभी कभी प्रोफेशनल्स का स्टाफ होता है, ये भी सही है। इसमें शिक्षकों के बीच सहयोग की आवश्यकता, ये भी सही है। लेकिन जो 120 का करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि साधन कक्षों के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि कौन सी गलत फहमी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर मनोसामाजिक चुनौतियों का संभावित प्रभाव क्या है? एकाग्रता और फोकस में सुधार, सीखने के लिए बढ़ी हुई प्रेरणा, आत्मसम्मान और शैक्षणिक उपलब्धियों में कमी, त्वरित संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 121 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आत्मसम्मान और शैक्षणिक उपलब्धियों में कमी। यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर मनोसामाजिक चुनौतियों का प्रभाव हो सकता है। उनके आत्मसम्मान में कमी आ सकती है और उनके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें भी कमी आ सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, परिवार का सहयोग किसी दिव्यांग बच्चे पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डालता है? बच्चे की विशिष्ट ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके, गलत स्टेटमेंट। नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? जब बच्चे की विशिष्ट ज़रूरतें हैं। अलगाव की भावना को बढ़ावा देना, गलत। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट एनईपी। भावनात्मक सहयोग और समर्थन प्रदान करके, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। समावेशी शिक्षा के महत्व को कम करके, ये भी गलत है, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 123, दिव्यांग बच्चों के परिवारों के लिए अपर्याप्त सहायता का संभावित परिणाम क्या है? सामना करने का बेहतर तंत्र, चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन, तनाव का उच्च स्तर और खुशहाली में कमी, समाजीकरण कौशल में सुधार। यानी कि यदि दिव्यांग बच्चों के परिवारों के लिए अपर्याप्त सहायता होगी, यानी कि सहायता नहीं होगी, ना कि बराबर होगी, तो क्या होगा? उनका जो तनाव का स्तर है वो बढ़ जाएगा और खुशहाली में उनकी में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि उनका जो तनाव का स्तर है वो बढ़ जाएगा और उनकी जो खुशहाली ज़िंदगी है उसमें कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 124, कौन सा सीखने की क्षमता मुख्य रूप से पढ़ने, वर्तनी और लिखने में कठिनाइयों से जुड़ा है? यानी कि बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, वर्तनी में यानी कि लिखने में, यानी कि सा को वाच पढ़ रहा है तो उसको हम डिसलेक्सिया भी बोल सकते हैं, और लिखने में आ रही है तो उसको डिस्ग्राफिया बोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस, पढ़ने में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो वो डिसलेक्सिया की तरफ हम ज़्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि पढ़ने में प्रॉब्लम बच्चे को डिसलेक्सिया में आती है और डिस्ग्राफिया होती है जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है स्पेशली। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर रहना चाहिए, क्योंकि साथ के साथ पढ़ने और वर्तनी में भी कठिनाई होती है तो वो डिसलेक्सिया में होती है। डिस्ग्राफिया में बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है, और डिस्कैलकुलिया में गाइस गणित से संबंधित वो परेशानी होती है उसको। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 125, दुनिया भर में वयस्कों में अर्जित अंधेपन का मुख्य कारण क्या है? ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैक्यूलर डिजनरेशन या ट्रैकोमा। क्वेश्चन नंबर 125 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी होती क्या है गाइस? ये कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ दैट अफेक्ट्स द आइज़। ये मधुमेह में जो हमारी डायबिटीज़ है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है जिससे हमारी आइज़ इफेक्ट होती हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी इज कोज्ड बाय डैमेज ऑफ द ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों में डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से इन द टिश्यूज एट द बैक ऑफ आइज रेटिना पुअरली कंट्रोल्ड ब्लड शुगर इज अ रिस्क फैक्टर। तो ये है गाइज इनकी डायबिटिक रेटिनोपैथी है जो
दुनिया भर में वयस्कों में अर्जित अंधेपन का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, विशेष शिक्षा के संदर्भ में ASD का अर्थ क्या है? ASD का अर्थ होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ASD से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन चंडीगढ़ TGT की स्पेशल एजुकेटर के एग्जाम में भी थे और PRT में भी काफ़ी सारे देखने को मिले हैं। ASD की फुल फॉर्म होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 127, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस बच्चों सहित दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, वैश्विक विकलांगता अधिकार दिवस, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्वव्यापी समावेशी बाल दिवस? क्वेश्चन नंबर 127 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ये कब मनाया जाता है गाइस? ये हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, कौन सा सिद्धांत सीखने में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है और सुझाव देता है कि दिव्यांग व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्पष्ट निर्देश और रणनीतियों से लाभ उठा सकते हैं? व्यवहारवाद, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत? क्वेश्चन नंबर 128 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इस विचार पर जोर देता है कि व्यक्तियों के पास विशिष्ट सीखने की शैली और ताकत होती है और विशेष शिक्षा को शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश को अपनाने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए? व्यवहारवाद, रचनावाद, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी, यानी कि सभी व्यक्ति है अलग अलग सीखने के तरीके होते हैं, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी जो कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, आमतौर पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 130 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सिगमंड फ्रायड को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, समावेशी शिक्षा हाशिए पर मौजूद समूह के शिक्षकों को शामिल करती है, सख्त परिवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है, कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करता है, में तथ्यों का उपदेश शामिल है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को फिट करने के लिए डैश को बदलना चाहिए, यानी कि बच्चों को फिट करने के लिए हमको प्रणाली को बदलना चाहिए। हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए रहना चाहिए, यानी कि जो प्रणाली बच्चों के लिए फिट हो उस प्रणाली बच्चे के लिए फिट हो तो उस प्रणाली को ही बदल देना चाहिए, ना कि बच्चे को। और अगर हम इसका इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग आंसर देखें, इंक्लूसिव एजुकेशन अज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द सिस्टम टू फिट द चिल्ड्रन। इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग इसका आंसर बी रहना चाहिए और हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए रहना चाहिए, यानी कि जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए है, बच्चे शिक्षा के लिए नहीं है। यानी कि यदि शिक्षा प्रणाली बच्चों को सही नहीं बैठ रही, उनको सही से समायोजित नहीं कर पा रही, तो प्रणाली को बदलना चाहिए, ना कि बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 133, रचनात्मकता आमतौर पर किससे जुड़ी होती है? नकल से, मॉडलिंग से, अभिसारी सोच से, भिन्न सोच से? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है और जो अभिसारी होती है ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, बच्चे एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, यानी कि अलग अलग तरीक़ों से वो सोचते हैं। यानी कि जब वो अलग अलग तरीक़ों से सोच रहे हैं कि उनके अंदर रचनात्मकता है, क्योंकि वो एक ही प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, उसके अपोजिट होती है, यानी कि जैसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों को 4 ऑप्शन देते हैं, उनमें से कोई एक 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को बच्चा सही आंसर मानता है तो वो उसमें से छांटना वो अभिसारी सोच होती है। और डाइवर्जेंट होते हैं कि दिशाओं में सोचना, ये फर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 134, यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ किसी दृष्टिबाधित छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? उस पर अतिरिक्त ध्यान न देना क्योंकि बहुसंख्यकों को कष्ट हो सकता है, बिल्कुल गलत।
हमारे लिए तो कक्षा में सभी बच्चे समान हैं और हमें तो सभी बच्चों को केयर करनी है, सभी के ऊपर ध्यान देना है। कक्षा में उसकी सहानुभूतिपूर्वक देखभाल करेंगे, ये भी बिल्कुल गलत। उस एक प्रकार से उस बच्चे में हीन भावना आ जाएगी। एक प्रकार से जब उसको टीचर बेचारगी की नज़रों से देखेगा तो उसमें हीन भावना पनप सकती है, ये भी गलत है। आप सोचेंगे कि अंधापन इसकी नियति है इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, ये भी गलत। यानी कि हम अपने लेवल पे जितना कुछ बच्चों के लिए कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। उसको आगे की पंक्ति में एक शीट की व्यवस्था करें और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 135। एक शिक्षक डैश छात्रों के बीच सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है? महान लोगों के बारे में बताकर, अनुशासन की भावना का विकास करके, आदर्श व्यवहार करके, नैतिकता आधारित कहानियां सुनाकर। गाइज जो ये तीन ऑप्शन है वैसे तो ठीक है देखने में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमने चुनना है तो इसमें आदर्श व्यवहार करके। यानी कि जब तक एक शिक्षक खुद आदर्श जीवन नहीं जिएगा तो फिर वो बच्चों को कैसे मोटिवेट करेगा, क्योंकि बच्चे अपने टीचर को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं और वो वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसे उसका टीचर करता है। तो टीचर को खुद आदर्श व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला विशेष स्कूल बधिरों और मूक की शिक्षा और शिक्षण हेतु अमेरिकी शरण स्थल डैश में स्थापित किया गया था। 11 सितंबर 1718 में, 4 अप्रैल 1807 में, 9 सितंबर 1808 में, 15 अप्रैल 1817 में। क्वेश्चन नंबर 136 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 15 अप्रैल 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 137। मस्तिष्क का कौन सा संरचनात्मक क्षेत्र वाणी को नियंत्रित करता है, जो हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब या फिर पैरिटल लोब? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि फ्रंटल लोब। क्वेश्चन नंबर 138। बुनियादी शिक्षण प्रक्रियाओं में की मदद से बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है, जो उन्हें विकलांगता के स्तर पर आधारित कई प्रकार के कौशल से लैस करेगा। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए सीखने के सिद्धांत के अनुप्रयोग को डैश के रूप में जाना जाता है। अनुपयुक्त उपचार विश्लेषण, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, व्यवहारिक व्यवहार विश्लेषण या फिर व्यवहारिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 138 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि व्यवहारिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, यानी कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग थियोरी टू द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम साइकोपैथी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 139। शिक्षा में STEM का क्या अर्थ है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 139 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर मैथमेटिक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140। ऑनलाइन शिक्षा में MOOC MOOC का क्या अर्थ है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मॉडर्न ऑनलाइन आउटरीच क्लास, माइक्रोस्कोपिक ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स, मल्टीनेशनल ओपन सोर्स ऑनलाइन कोलैबोरेशन। क्वेश्चन नंबर 140 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141। विशेष शिक्षा नीति से जीरो रिजेक्ट सिद्धांत का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? दिव्यांगता से संबंधित सभी दावों को खारिज करना, यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी दिव्यांग बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, दिव्यांग छात्रों के लिए मुख्य धारा की शिक्षा को अस्वीकार करना, समावेशी कक्षा प्रथाओं को अस्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 141 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी दिव्यांग बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन समावेशी शिक्षा और बच्चों सहित दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन करता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता अधिकार परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, विकलांगता समावेशन वैश्विक गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 142 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड्स।
क्वेश्चन नंबर 143, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सामान्य विशेषता क्या है? सहजातीय सीखने की शैलियाँ, सीखने को प्रभावित करने वाली विविध परिस्थितियाँ, उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताएं, सीमित अनुकूलनशीलता। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि उनके सीखने को प्रभावित करने वाली विविध परिस्थितियां होती हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144, दिव्यांग बच्चों में पुनर्वास में परिवार की क्या भूमिका है? अलगाव, सीमित भागीदारी, महत्वपूर्ण सहयोग या फिर बहिष्करण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बड़ा ही महत्वपूर्ण सहयोग होता है परिवार का पुनर्वास, दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में। क्वेश्चन नंबर 145, विशेष शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? यथास्थिति बनाए रखना, जैसी स्थिति है वैसी बनाए रखना, गलत। नवाचार को हतोत्साहित करना, ये भी गलत। शिक्षण प्रथाओं और छात्र परिणामों में सुधार करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, NIMHANS का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म हमको पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 146 का जो करेक्ट आंसर रहेगा इस ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो ये निमहांस है NIMHANS 21 भारतीय शहर में स्थित है। नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में, फिर चेन्नई में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि ये जो 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ये बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, एक प्रभावी पाठ योजना में कितने ES को शामिल किया जाना चाहिए? वहाँ पे 5 ES को शामिल किया जाना चाहिए। सबसे पहला है इंगेज, और फिर एक्सप्लोर, फिर एक्सप्लेन, फिर इलेबोरेट एंड देन इवेल्युएट। 5 E इसमें शामिल किए जाने चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो TAT है वो किसने विकसित किया था? कार्ल रोजर्स, हरमन रोशार्क, डेविड वेक्सलर या फिर हेनरी मरे। क्वेश्चन नंबर 149 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि हेनरी मुरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का भाग नहीं है? यात्रा, ध्यान, टीवी देखना, कंप्यूटर गेम खेलना। अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन नंबर 150 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बाकी जो ट्रैवलिंग है, वॉचिंग टीवी है, कंप्यूटर गेम खेलना, ये सभी एक प्रकार से शिक्षा के भाग हैं, लेकिन ध्यान एक अलग इनसे कंसेप्ट है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने चंडीगढ़ PRT का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक वो डिस्कस करिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन whenever we upload any another educational video. Have a nice day. Meet you in the next interesting video. Till then, take care. Bye bye. Thanks for watching the video.